हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल गुड, परफेक्ट। चलो आज क्या करने वाले हैं, आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का मैं नाम यहाँ पे दे दे रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग मैं चैप्टर का नाम दे रहा हूँ और ये जो क्लास है आज का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लेने वाला। ये 10-15 मिनट का वीडियो के अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, इस चैप्टर का पूरा क्रक्स बताने वाला हूँ कि आखिर ये चैप्टर क्यों एग्जिस्टेंस में है, क्यों इस चैप्टर को पढ़ते हैं, मेन मोटिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे, और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लो तो क्या क्या चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा। राइट, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आंसर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। लेट जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि हम लोग ये चैप्टर को क्यों पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है वो तो हम लोग बताएंगे। ठीक है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ क्यों रहे हैं और ये कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग ए में जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट, तो उसमें हम लोग ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में ये एक चैप्टर है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है टू टेक डिसीजंस। क्या है ऑब्जेक्टिव? टू टेक डिसीजंस इन शॉर्ट टर्म। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं करने वाले, वेरी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करने वाले। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से हम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन ही ले पाएंगे। शॉर्ट टर्म कहने का क्या मतलब होता है, छोटे से पीरियड में, कम पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे। मतलब इस डिसीजन को लेके बिजनेस हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक बार जो उसने डिसीजन ले लिया मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करके, तो उस डिसीजन के साथ में बिजनेस हमेशा के लिए ऐसे ही चलेगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है। राइट, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में क्या होगा ना, मार्जिनल कॉस्टिंग से उसको अलग वैरायटी ऑफ कॉस्टिंग में शिफ्ट करना पड़ता है। मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। इतने आप समझो अभी के लिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, इट फैसिलिटेट टू टेक डिसीजन इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फेनोमेना में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपका अटेंशन चाहूंगा दो वर्ड्स के ऊपर में, मार्जिनल और कॉस्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग? सबसे पहली बात, कॉस्टिंग, आई होप यू नो दिस। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? द कॉस्टिंग का मतलब होता है द टेक्निक और द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। जो भी टेक्निक, जो भी प्रोसेस हम लोग लगा रहे हैं, क्यों? कॉस्ट असर्टेन करने के लिए। ठीक है, कॉस्ट में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सर्विस, राइट, इन सब चीजों का कॉस्ट असर्टेन करने के लिए जो भी प्रोसीजर हम लोग लगा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कॉस्टिंग। व्हाई इज इट सेड टू बी मार्जिनल कॉस्टिंग? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग हैज डिराइव्ड इट्स वर्ड फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एज सच, आई बिलीव आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। देखो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, वन एडिशनल यूनिट बनाने के चक्कर में आपको एडिशनली कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ गया। आई कैन वेरी वेल से दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट। इस चैप्टर के अंदर में मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की तरह भी ट्रीट करेंगे, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों को कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब भी मार्जिनल कॉस्ट हम लोग को दिया जाएगा हम लोग समझेंगे कि वो वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, द कॉस्ट विच इज इंकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करने के लिए जितना खर्चा लग रहा है, उस खर्चे को, एक्स्ट्रा खर्चे को हम लोग बोलते हैं कि वो मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो उसका नेचर तो पूरा वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही रहा है ना, इसलिए हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना? गुड, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मोटा मोटी बात समझो, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ना दो तरीका होता है। ठीक है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, इफ यू वांट टू असर्टेन द प्रॉफिट फॉर ए पीरियड, आपको क्या करना पड़ेगा ना, दो तरीका है आपके पास में। इन दो तरीकों को अप्लाई करके आप अपने प्रॉफिट को जान सकते हो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर पीरियड का अगर आपको प्रॉफिट असर्टेन करना है, देन यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। ठीक है, दो टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूं, इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निक को आप यूज कर लो और आपका काम बन जाएगा, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। गुड, नंबर वन टेक्निक इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट, and second technique is marginal costing, right? The first technique is absorption costing and the second technique is marginal costing. Sir, what is absorption costing? देखो, absorption costing marginal costing का बीच में डिफरेंस क्या है, इसको कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे, पहले मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बता दूं, डिस्क्लोज कर दूं ये कि absorption costing लॉन्ग टर्म में यूज होता है। एंड मैंने चैप्टर के बिगिनिंग में ही बोल दिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग बस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ही फैसिलिटेट करता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हेल्प से आप बिजनेस को हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, बट मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से आप
हमेशा के लिए बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज गुड, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, दोनों टेक्निक में से कोई भी टेक्निक आप अपना लो, इसमें से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे इतना डिटेल में कवर नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू नो फ्रॉम मी कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, ठीक है, उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बिकॉज टुडे मेरा जो डिस्कशन होने वाला है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का होने वाला है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आइडिया आपको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी हो, ओके। इन दैट केस आई एम टेलिंग यू व्हाट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को समझाने से पहले मैं फिर थोड़ा सा आपको अलग जगह लेकर के चलता हूँ, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो मैं आपके सामने कॉस्ट लिख रहा हूँ। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट मतलब क्या है सर? खर्चा, राइट। कॉस्ट मतलब खर्चा। ऑल दोज रिसोर्सेज विच यू हैव गिवन अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए या फिर सर्विस को रेंडर करने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ा, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट। नाउ दिस कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, fixed cost. I am classifying the cost into two categories, variable cost and fixed cost. Now you know very clearly that variable cost are known as the product cost, right? Variable cost को आप product cost भी बोलते हो, है ना, लेकिन fixed cost को आप product cost नहीं बोलते हो। fixed cost को आपको क्या बताया? That variable cost are known as the product cost and fixed cost are known as period cost. Variable cost को product cost क्यों बोलते हैं, fixed cost को period cost क्यों बोलते हैं, आज आप मुझसे सुन लो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर होता है पहले आप ये समझना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा फिक्स्ड होता है एंड टोटल में हमेशा वैरी करेगा। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच विल बी इनकर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा तो ही वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। और पर यूनिट में नेचर कैसा होता है वेरिएबल कॉस्ट का, दैट वो पर यूनिट में तो फिक्स होता है लेकिन टोटल में वैरी करेगा। से फॉर एग्जाम्पल आप 1 kg रॉ मटेरियल खरीद रहे हो 10 रुपए का, आपको प्रोडक्शन करने के लिए अगर 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको समझो ना 1000 kg का प्रोडक्शन करना है तो आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा बताओ? 10 × 1000 दैट इज 10,000, राइट। मतलब क्या हो रहा है, पर यूनिट में तो कॉस्ट फिक्स रह रहा है ना, पर यूनिट में कॉस्ट फिक्स रह रहा है। देखो 1 kg का 10 रुपया, 2 kg का 20 रुपया मतलब 1 kg का 10 रुपया, 1000 kg का 10,000 रुपया मतलब 1 kg का 10 रुपया। पर यूनिट में फिक्स रह रहा है बट टोटल में वैरी कर रहा है। दैट इज द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और इसको प्रोडक्ट कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्ट के साथ में होता है। प्रोडक्शन होगा तो ही कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन नहीं तो कॉस्ट भी नहीं, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाओगे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते 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 जाएगा। बट याद रख लेना दैट वो टोटल कॉस्ट जो होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो फिक्स रहेगा लेकिन टोटल में ही वैरी करेगा, ठीक है। ठीक उसका उल्टा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। पीरियड कॉस्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्ट के साथ में नहीं होता, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल रेंट एक एग्जाम्पल में रह रहा हूँ। बोलो आपने इतना बड़ा एक लैंड लेके रखा है, ठीक है, उस पर आपको रेंट का पेमेंट करना पड़ रहा है। टेल मी वन थिंग, उस पीस ऑफ लैंड जिसको आप लोगों ने उधार पे लिया, जिसको आपने रेंट पे लिया है एंड उसके लिए हर मंथ आपको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता है, क्या उसका पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़, रेंट का पेमेंट जो 10,000 रुपीज़ का है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है? जिस दिन आप लोगों ने इतने बड़े पीस ऑफ लैंड को अक्वायर कर लिया, क्यों? प्रोडक्शन करने के लिए। अब उस पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन करोगे तो भी 10,000 रुपये पूरा देना पड़ेगा। प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तो पूरा देना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम करोगे तो भी पूरा देना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो भी पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन कभी भी प्रोडक्ट के साथ में नहीं होता, उसका रिलेशन हमेशा पीरियड के साथ में होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का पेमेंट हम लोग पीरियड वाइज पीरियड करते हैं। मैनेजर की सैलरी का अगर पेमेंट करना है तो 1 महीने के एंड में होगा। रेंट का पेमेंट करना है तो हर महीने के एंड में होगा। एक महीने का पेमेंट करते हैं। कभी भी प्रोडक्ट के लिए हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं। कभी ऐसा सुने हो क्या? एक पीस ऑफ हम लोग को यूनिट बनाना है, एक यूनिट का एक पीस बनाना है, ठीक है। एक प्रोडक्ट का अगर एक पीस बनाना है तो उसके लिए एक ठो लैंड लाएं, ऐसा कभी देखे हो क्या? नहीं, कभी नहीं होता है। एक यूनिट बनाएंगे तो मैनेजर को उसको सैलरी देंगे, 2 यूनिट बनाएंगे तो मैनेजर को सैलरी देंगे, 3 यूनिट बनाएंगे तो मैनेजर को सैलरी देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। मैनेजर की सैलरी मंथ वाइज मंथ पेमेंट होती है उसको। रेंट का पेमेंट मंथ बाय मंथ होता है। तो उसका रिलेशन किसके साथ है? पीरियड के साथ में। दैट इज वाई फिक्स्ड कॉस्ट आर नोन एज पीरियड कॉस्ट। अब इसका नेचर देख लो। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में ना वैरी करेगा एंड टोटल में हमेशा फिक्स रहेगा। देखो मैंने बोला ना, उल्टा है सीधा।
फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या था, पर यूनिट में तो फिक्स रहेगा लेकिन टोटल में वैरी करेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या है कि पर यूनिट में ही वैरी करेगा और टोटल में फिक्स रहेगा। 10,000 रुपये का पेमेंट करना है ना रेंट का, तो 10,000 का पेमेंट होगा ही होगा, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 3 यूनिट बनाओ। लेकिन हाँ, उस पीस ऑफ लैंड पे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट घटते 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 जाएगा। लेकिन उस पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन जितना कम करोगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ते 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 जाएगा। मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा, और प्रोडक्शन कम करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज़्यादा आएगा, राइट। लेकिन टोटल में तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देयर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में क्या होता है ना, थोड़ा सा पोर्शन फिक्स्ड होता है, थोड़ा पोर्शन वेरिएबल होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्वेश्चन के दौरान डील कर लेंगे, ठीक है, समझ भी लेंगे, डील कर लेंगे। अभी के लिए आप बस समझो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना, तो मैं आपको अच्छे से अभी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ, फिर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में सीधा जंप करेंगे, राइट। देखो मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का 2 टेक्निक होता है, या तो आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हेल्प से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, या फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, राइट। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है ना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है दैट कि जो आप लोगों ने प्रोडक्ट को बनाने के पीछे कॉस्ट इनकर किया है ना, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर करना पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट भी तो आप इनकर कर रहे हो ना। अल्टीमेटली जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्च हम लोग पेमेंट करते हैं वो किस लिए पेमेंट करते हैं, प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करते हैं। ऑल्दो उसका पेमेंट आप पीरियड के एंड में करते हो, लेकिन वो पेमेंट कर ही क्यों रहे हो। अगर प्रोडक्शन नहीं करते तो आप जमीन भी नहीं लेते ना, और जमीन नहीं लेते तो रेंट का पेमेंट नहीं करना पड़ता। अल्टीमेटली रेंट का पेमेंट आप कर क्यों रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा करके। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है दैट बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट, ठीक है क्या। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है टोटल कॉस्ट के अंदर में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को दोनों डालो। वेरिएबल कॉस्ट तो जाना ही जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि भैया ये प्रोडक्शन के लिए सीधा लग रहा है, प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाओगे कॉस्ट भी बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट जाना चाहिए आपके कॉस्ट में। लेकिन फिक्स कॉस्ट भी क्यों जाना चाहिए, फिक्स कॉस्ट इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है वो भी तो प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है ना। तो दैट इज वाई आपका जो प्रोडक्शन होगा ना, वो प्रोडक्शन का जो यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे वो यूनिट शुड बी एट सम अमाउंट ऑफ बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का भी कुछ बर्डन आपको प्रोडक्ट के ऊपर में चार्ज करना पड़ेगा, दैट सिंपल। यहाँ पे हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यही चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक बार समराइज करा दूँ क्या यूज़ करते हैं, दैट की वेरिएबल कॉस्ट तो आपको इनकर करना ही पड़ रहा है, बट फिक्स कॉस्ट को भी आप लोग कॉस्ट में कंसीडर करो, ठीक है। इस डायलॉग के बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कभी भी प्रॉब्लम होगा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिंपली मैं बताऊं क्या होता है, आपने जो कॉस्ट शीट बनाया ना, नॉर्मल कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, दैट्स इट। वो आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बनता है, राइट। अभी जो मैं आपको नया इनकम स्टेटमेंट बताने वाला हूं ना, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन से कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट में पकड़ते हैं, कौन से कॉस्ट को हम लोग इररिलेवेंट मान देते हैं, कौन से कॉस्ट को हम लोग डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं करते हैं, राइट। वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, पूरा सिंपल में जा रहा हूं, ठीक है। कोई यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ आज के वीडियो में, कैलकुलेशन सब मेरे सेकेंड वीडियो थर्ड वीडियो से आएगा। अभी के लिए बस आप ये समझो कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है, क्योंकि जब तक चैप्टर का क्रक्स ना समझ लें, चैप्टर किस बारे में, चैप्टर क्या हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है थिंकिंग में, तब तक चैप्टर कैसे हम लोग कर सकते हैं, राइट। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग सिंपली बोलता है एक लाइन में दैट वेरिएबल कॉस्ट इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट को आप अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं मानो। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग ने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट को तो आप कॉस्ट में मानो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो ना, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। अनलाइक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने क्या बोला था, वेरिएबल तो कॉस्ट है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का भी कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में चार्ज होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग ने बोला कि नहीं, जो वेरिएबल कॉस्ट है वही बस कॉस्ट है, अल्टीमेटली यही आपको प्रोडक्शन करने में लगा है। फिक्स्ड कॉस्ट तो पीरियड वाइज पीरियड जा रहा है ना, वो तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के कारण नहीं लग रहा है ना। तो आप क्या करो, इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानो। इन शॉर्ट मार्जिनल कॉस्टिंग बोला आपका वेरिएबल कॉस्ट ही कॉस्ट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट आपका कॉस्ट नहीं होगा, इसको आप पीरियड कॉस्ट मानो। और जो भी डिसीजन लेना है आपको वेरिएबल कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए लेना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होगे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ही हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किताबों में ये बात नहीं लिखी होगी जो मैं आज बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। देखो
कॉस्ट शीट तो आई होप आपको पता है। मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आपका जो इनकम स्टेटमेंट बनता है वो कैसा बनता है यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले सेल्स लिखोगे, इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ें आप लेस कर दोगे, राइट। कुछ अगर वेरिएबल ओवरहेड होगा, ओवरहेड भी दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। कुछ वेरिएबल ओवरहेड होगा वो भी आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, एंड जो रेसिडुअल फिगर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, सेल्स से अगर कॉस्ट को माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आना चाहिए। गलत, ये मैंने सारा कॉस्ट माइनस कर दिया क्या? प्रॉफिट कब आता है? पूरा रेवेन्यू से अगर पूरा कॉस्ट माइनस करूं तब प्रॉफिट आता है ना। क्या मेरा सारा कॉस्ट माइनस हो गया? नहीं, ये तो बस वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ ना। तो मैं इसको प्रॉफिट का नाम नहीं दे सकता, मैं इसका नाम क्या दूंगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? पहले तो कभी नहीं सुना। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला जो हम लोग पढ़ाई है वो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में ही करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉन्ट्रीब्यूशन इज दैट अमाउंट, ओके, विच कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स आवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड समथिंग टुवर्ड्स आवर प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट की आपका प्रॉफिट की तरफ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो सेलिंग प्राइस रियलाइज होगा, राइट। तो सेलिंग प्राइस के अंदर में अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को जो मेरा इनकर हुआ उसको हटा दूं तो जो पोर्शन मेरे पास बच गया ना, उस पोर्शन में से कुछ हिस्सा चले जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवरी के लिए और कुछ हिस्सा चले जाएगा मेरा प्रॉफिट का रिकवरी के लिए, राइट। समझे क्या? एक बार और रिपीट करता हूं। मैंने क्या बोला? जब भी एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाता है ना तो मेरे को सेलिंग प्राइस रिकवर होता है, राइट। जब मैं सामने वाले कस्टमर को बेचूंगा तो मेरे को वो क्या देगा? मेरा सेलिंग प्राइस देगा प्रोडक्ट का। वो जो सेलिंग प्राइस आया है ना उसमें से मैं क्या करता हूँ, पहले वेरिएबल कॉस्ट काट के हटा देता हूँ, ठीक है। अब जो मेरे पास जो भी पोर्शन बच जाता है ना उसको मैं कंट्रीब्यूशन का नाम देता हूँ। अल्टीमेटली ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मेरे को हेल्प करेगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में और मेरा प्रॉफिट को रिकवर करने में, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कुछ हिस्सा उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का होता है, कुछ हिस्सा उसमें प्रॉफिट का होता है। ऑब्वियसली सोचो ना, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक यूनिट था, उसको आप लोगों ने सेल कर दिया मार्केट में 10 रुपीज़ का। उसको बनाने के पीछे यानी कि वेरिएबल कॉस्ट लगा था 5 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा? 5 रुपया, राइट। स्टेटमेंट के हिसाब से चलो, सेल्स में से अगर मैं सारा डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आता है। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपया था, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया था, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा? 5 रुपया आया होगा। व्हाट इज दिस कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन 5 रुपया होने का मतलब है ये 5 रुपया मेरे को, मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इतना लंबा, इतना बड़ा सा जो ह्यूज अमाउंट मेरे पास है 10,000 रुपये का, जो रेंट का मैं पेमेंट कर रहा हूँ पर मंथ 10,000 रुपये का, ये 5 रुपया में से कुछ हिस्सा, से फॉर एग्जांपल 3 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा कि मैं अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर करूं। क्योंकि अल्टीमेटली यार ये जो 10,000 रुपये का पेमेंट किए हो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट का, उसको भी तो रिकवर करना है ना। वो रिकवरी कहाँ से करोगे? इसी प्रोडक्ट को सेल कर करके करोगे ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन आपको हेल्प करेगा कि अपना फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर ले और कुछ पैसा आपके सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट का भी ला करके दे, राइट। इसलिए कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। और पूरा डिसीजन मेकिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें कंट्रीब्यूशन विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने क्या लिखा? सेल्स में से सारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे, ये आपको पता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं और ये वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, ठीक है। अगर उसके बाद मेरा क्या फिगर आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। इससे मैं अगर अपना फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दूं, लास्ट में जाकर के मेरे पास जो बचेगा वो प्रॉफिट होता है, राइट। ये हमारा प्रॉफिट होता है एंड दिस प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा पूरा संपूर्ण ज्ञान था मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं, कैसे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से डिफरेंट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का यूजेस क्या है कि शॉर्ट टर्म में डिसीजन मेकिंग में मेरे को फैसिलिटेट करता है, राइट। तो यहाँ पे आकर के हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस लेंगे, 2 क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस की मदद से हम लोग क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन को थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस यही कोशिश किया कि आपको बतला दो कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाली चैप्टर है क्या, क्योंकि मुझे क्वेरी आ रही थी कि भाई मुझे पता ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो इस वजह से मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग किस बारे में, डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है वो मैं अभी नहीं बताया हूँ, बताऊंगा सब्सिक्वेंट वीडियोज में बताऊंगा, ठीक है। आने वाले वीडियोस के अंदर में मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में कैसे फैसिलिटेट करेगा वो सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। टिल देन सी या।